हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम कौन सा क्लास 10th है आपका। वैसे तो इससे पहले कई बैच पढ़ा चुके हैं, लेकिन आप लोग का पहली बार यहाँ पे मेटा कोचिंग में शुरू हो रहा है। तो आज आप लोग कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पढ़ के आए होंगे, तभी यहाँ तक पहुँचे हैं। टेस्ट का भी क्वालिफाई किया आपने, तब आपको लिया गया। तो आपको ये उम्मीद तो मैं जानता हूँ कि आपको लगाम पकड़ना तो घोड़े की आती है, दौड़ाना हमारा काम है। ठीक है, क्योंकि आप कंपटीशन से आए हुए हैं, निकले हुए बच्चे हैं। तो सबसे पहले जो क्लास 10 का चैप्टर है, क्लास 10 के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे कहते हैं सर हमारा 10 का कोर्स छूट रहा है। कहते हैं ना, आप अलीगढ़ की तैयारी कराते रहते हैं और हमारा 10 का कोर्स छूट जाता है। तो 10 का पहले पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना, फिर उसके बाद आपका 9th का बाद में कवर किया जाएगा। तो 10 का जो ही पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे अगर जितना पढ़ाएंगे 100% गारंटी को उससे बाहर आपका बोर्ड में नहीं आएगा, ये गारंटी है हमारी। लेकिन उसको आपको उतना तैयार करना है, और साथ में आपकी अलीगढ़ की तैयारी, जामिया की तैयारी, जो BHU का फॉर्म भरना चाहते हैं, सबकी तैयारी होगी। तैयारी तभी हो सकती है जब चैप्टर का हमें कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो। समझ है, क्वेश्चन रटने से नहीं होता है कि क्वेश्चन रट लिया और हो गया। तो हमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है कि कौन चैप्टर नाम क्या है और इसकी मीनिंग क्या है। आखिर वो चैप्टर हमसे क्या कहना चाहता है। हम खड़े हैं, टीचर हैं, हम आपको क्या समझाना चाहते हैं, हमारा काम। और कोई चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर है रियल नंबर है, तो रियल नंबर ही स्टार्ट करेंगे आप। तो रियल नंबर का पहला जो चैप्टर है वो है रियल नंबर। यही तो है पहला चैप्टर। अच्छा, क्लास 9 में आप पढ़ के आए होंगे, नंबर पे ही कोई नंबर सिस्टम था। अगर हमारा 9th का चैप्टर क्लियर है तो 10th का भी समझ में आएगा। इसलिए बहुत कहा जाता है कि आपका जो है 8th, मान लीजिए 8th क्लास से अगर 10th आपका अच्छा होगा, तभी जब आपका 8th और 9th क्लियर होगा। अब ऐसे बहुत से बच्चे आ जाते हैं कि उनको मल्टीप्लाई करना भी नहीं आता। आ जाते हैं, हम भी पढ़ाते हैं, कोचिंग में अलग से पढ़ाते हैं। तो बहुत से बच्चे ऐसे आ जाते हैं कि उनको मल्टीप्लाई नहीं करना आता, ठीक है ना। उन बच्चों में फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक तरफ तो बच्चे बहुत फास्ट जा रहा है और एक क्या होता है, बहुत स्लो जाता है। क्रिएट होती प्रॉब्लम कि नहीं होती। ये सबसे ज़्यादा टीचर को दिक्कत आ जाती है कि अब हम कैसे पढ़ाएं, ठीक है ना। तो यहाँ भी जितने भी बच्चे बैठे हैं, चाहे जितना कमजोर हो या इंटेलिजेंट हो, क्वेश्चन आप करा जरूर करिए। जहाँ आपके समझ में ना आए, कोई भी पॉइंट समझ में आए, फौरन क्वेश्चन करिए। यहाँ पे आपको पूरी छूटे क्वेश्चन पूछने की, ठीक है। आप जो भी पॉइंट आपके न समझ में आए, आप फौरन पूछिए कि सर ये पॉइंट ये हमें समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो चलिए रियल नंबर स्टार्ट करें। चलिए तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर देखिए क्या होता है कि आपको मालूम है कि जो रियल नंबर कोई भी हो, कभी क्या होता है, झूठा नहीं हो सकता। हम झूठे हो सकते हैं लेकिन नंबर झूठा नहीं हो सकता। नंबर एकदम रियल होते हैं, रियल नाम ही है, ठीक है ना। तो नंबर जो है कभी झूठ नहीं बोलते हमसे। हम झूठ बोल सकते हैं, कहते कितने नंबर है तुम्हारे, कहेंगे 95 नंबर होंगे, 59, 95 बता देंगे। तो हम तो झूठे हो सकते हैं लेकिन नंबर झूठा नहीं होता। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि रियल नंबर के अंदर जो है आपके दो नंबर आ जाते हैं। रियल नंबर के अंदर दो नंबर आते हैं। कौन कौन से आते हैं? एक तो रेशनल, आपने पढ़ा होगा, पढ़े हो रेशनल के बारे में कि नहीं पढ़े? बताइए, पढ़े हैं रेशनल नंबर। और दूसरा क्या होता है? रेशनल। पहला नंबर होता है रेशनल नंबर, दूसरा होता है इरेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या होता है बच्चों के? रेशनल नंबर के अंदर आपके कई, इसके भी कई पार्ट्स हो जाते हैं, इसके भी कई पार्ट्स हो जाते हैं रेशनल नंबर। कौन कौन से? नेचुरल नंबर, ये सब जानते ही होंगे बच्चों, बताने की जरूरत है क्या? नेचुरल नंबर आपको पता होंगे, ठीक है ना। क्लास 6, 7, 8 सब में होता है नेचुरल नंबर। और जिसे ना भी मालूम हो वो बता दीजिएगा, कहे कि कुछ लोग मैथ में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं आप, ठीक है ना। तो ना भी पता हो तो पूछ सकते हैं, बता देंगे। तो नेचुरल नंबर होता है, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है? होल नंबर होता है। ये सब मालूम है आपको, लेकिन रिवाइज कराना पीछे जरूरी है, सब यूज होना है। होल नंबर। फिर क्या होता है? इंटीजर नंबर। नेचुरल नंबर मालूम है, कोई बताएगा? हाँ,
हाँ, 1 से शुरू होता है नेचुरल नंबर, ठीक है, और इन्फिनाइट तक जाता है, मतलब कोई एंडिंग पर। अच्छा, इन्फिनाइट क्या होता है बताएगा कोई? इन्फिनाइट क्यों कहते हैं इसको? हाँ, जो चीज हमारे काउंट के बाहर हो जाए, यानी जैसे हम काउंट कर ही नहीं सकते वो हो जाता है इन्फिनाइट। काउंट नहीं कर पाएंगे जैसे वो हो जाएगा। ऐसा तो है नहीं है जैसे कोई पूछता है कि बाल कितने हैं सर में, तो क्या कहते हैं? ऐसा तो है नहीं कि उनकी गिनती कोई होगी नहीं, कुछ ना कुछ गिनती होगी, क्योंकि हम उसे नहीं गिन सकते, यानी हम काउंट नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो क्या हो जाता है? इन्फिनाइट। समझ गए इन्फिनाइट मीन्स? तो नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। देखिए ऑप्शन में अक्सर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक जाएगा आपका? इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है। तो 1 ये कैसे? सेट के अंदर नंबर हमेशा किसके अंदर लिखा जाता है? सेट के अंदर, ये सेट कहलाता है। 1 2 3 एंड कहीं तक भी ले लीजिए एंड सो ऑन। होल नंबर क्या होता है? अब बस इसमें क्या फर्क होता है दोनों में कि यहाँ पे जीरो स्टार्ट में लगा देते हैं, तो ये जीरो से 0 1 2 3 कहीं तक भी ले सकते हैं, ठीक है। इंटीजर नंबर क्या होता है? हाँ, माइनस में भी हो सकते हैं, प्लस में भी हो सकता है, ठीक है। यानी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक नंबर हो सकते हैं। अच्छा, अब कोई बताएगा ये जो जीरो हमें दिखाई दे रहा है बीच में, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? हाँ, दोनों नहीं। तो जीरो ना तो नेगेटिव है ना ही पॉजिटिव है, जीरो जीरो ही रहता है, उसको नेगेटिव पॉजिटिव अगर माइनस जीरो लिखा है कहीं अगर हमने, तो वो क्या हो जाएगा? गलत, ठीक है, गलत ही लिखा है, ठीक है। तो इनमें कोई साइन नहीं लगता, ना तो माइनस का होता है जीरो, ना प्लस का होता है। अब आता है टर्मिनेटिंग। इससे कंपटीशन में बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग। शायद मेरे ख्याल से अभी जो पिछला पेपर हुआ था उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा था, है ना। टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन बताएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है जिस नंबर को डिवाइड करें और उनका रिमाइंडर जीरो आ गया। किसी नंबर को अगर हम डिवाइड करते हैं, भाई किसको किससे डिवाइड करते हैं? आपको ये तो मालूम है कि हमेशा डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को डिवाइड करें। न्यूमरेटर से तो डिवाइड करते हैं ना, ये तो नहीं कि न्यूमरेटर से डिवाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि जिसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आएगा इसका जीरो, ठीक है। और दूसरी लैंग्वेज भी पहचान था। अब मान लो बहुत बड़ा नंबर दे दिया आपको, तो सर हम कहाँ तक डिवाइड करेंगे? जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसका भी कोई दूसरा भी मेथड होता है। अगर डिनोमिनेटर में, किसमें? डिनोमिनेटर में अगर 2 और 5 फैक्टर हैं, 2 है, 2 और 5 भी हो सकता है, सिर्फ 2 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, वो सब क्या होंगे? आपके टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो जाएंगे। समझ गए? डिवाइड में टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो नीचे देखिए क्या दे रखा है। मान लो ऊपर बहुत बड़ा नंबर दे रखा है 5 1 2 8 3 और नीचे 8 है, ठीक है। तो आप डिवाइड करेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अब बिना डिवाइड करे अगर करना है तो हमें ये देखना है कि ये 8 जो डिनोमिनेटर में दे रखा है इसके फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी 2 ही तो आ रहा है। तो टर्मिनेटिंग कब होगा? या तो 2 हो या 5 हो या दोनों का मल्टीप्लाई हो। 2 हो या 5 हो या दोनों का मल्टीप्लाई हो, तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो इससे मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी से पता चल जाएगा आपको। नंबर बहुत बड़े हैं, डिवाइड कहाँ तक करेंगे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, 2 हो नीचे, 2 के फैक्टर हो या 5 के फैक्टर या दोनों के फैक्टर हो। अगर 2 और 5 में 3 शामिल हो जाएगा, मान ली 30 आ गया, ठीक है ना। अब इसका फैक्टर 3 भी आएगा तो फिर नहीं होगा, ये ध्यान रखिएगा। इनके साथ और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, कंडीशन ये है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ गए? अब दूसरा क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या होगा ये? नॉन टर्मिनेटिंग
जिनके फैक्टर में ये नहीं होगा, या कह सकते हैं जिनका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, वो क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। समझ गए, रिमाइंडर डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जितनी भी ये वैल्यू आपको दिख रही है कहाँ से, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर हो गया। अच्छा, रेशनल नंबर क्या होता है मालूम है, सबको मालूम होगा। हाँ चलो ठीक है, ये तो पता चला कि जो P अपॉन Q के फॉर्म में होता है, M अपॉन, कुछ बुक में M अपॉन N भी दे रखा होता है, कुछ बुक में A अपॉन B भी दे रखा होता है, तो कोई मतलब नहीं उससे, एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर, पर याद रखिएगा। और यहाँ पे जो कंडीशन होती है वो होती है पी क्यू, जो होता है वो होता है इंटीजर। क्या होता है, पी क्यू हमेशा इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर जानते हैं, आगे बताएं, माइनस प्लस कुछ भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, और इनका जो एलसीएम होगा, पी और क्यू का जो एचसीएफ जो होगा वो हमेशा 1 होता है। दोनों का एचसीएफ जो होता है वो 1 होता है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो कभी 0 की इक्वल, क्यू डज नॉट इक्वल टू। ये 3 कंडीशन हमारी अगर हैं तो वो क्या हो जाएगा, रेशनल हो जाएगा। ठीक है ना, अब रियल नंबर से स्टार्ट किए थे हम, रियल के बाद क्या हुआ, रेशनल और इरेशनल 2 पार्ट हुए आपके। उसके बाद रेशनल के 3 पार्ट्स हो गए, और फिर टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है, फिर नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। एक चीज भूल गए, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन, नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, रिपीटिंग भी कह सकते हैं, कुछ रिक्वायरिंग भी कहते हैं। ठीक है ना, रिपीटिंग भी होता हो, रिक्वायरिंग भी कहता है। तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल ये हो जाएंगे आपके। इतना समझ में आ गया सबके? कोई है जिसके ना समझ में आया पूछ सकता है फिर से दोबारा। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अच्छा, अब कोई ये पूछे क्या, ये जितने भी, अब एक और समझ लीजिए, जितने नेचुरल नंबर होंगे, या होल नंबर हो या इंटीजर नंबर, होल नेचुरल नंबर हो चाहे होल नंबर हो चाहे इंटीजर नंबर हो, सब क्या होंगे, समझ गए। कभी क्या होता है, दे रखा होता है 1 दे रखा हो तो कहेंगे ये तो सर इसमें डिनोमिनेटर में कुछ है ही नहीं है। तो जब कुछ नहीं होता तो आपको मालूम है कि 1 सबका ही होता है, आपके साथ भी 1 है, हमारे साथ भी 1 है, हम में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे हम ही रहेंगे, डबल तो नहीं हो जाएंगे। ठीक है ना, हाँ 2 से नहीं कर सकेंगे हम, डबल होंगे ही नहीं, ये कोई भी है। तो 1 सबके साथ रहता है, एक छाया की तरह समझिए, 1 छाया होती है। ठीक है ना, 1 सबके साथ रहता है, कोई नंबर हो चाहे कोई पर्सन हो। तो 1 से क्या, चाहे मल्टीप्लाई करें किसी को चाहे डिवाइड करें, तो नंबर में कोई फर्क पड़ेगा, नंबर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये आपका ये हो गया। ठीक है, अब जितने भी रेशनल नंबर के अंदर ये तीनों नंबर हो जाएंगे, टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये भी आपका क्या होता है, ये अक्सर क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में भी आते हैं, और एग्जाम के ऑप्शन में, ऑप्शन के क्वेश्चन भी आते हैं ना, आपको 20 मार्क्स के आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो उसमें भी आपका ये पूछ लिए जाते हैं। तो ये तभी क्लियर होगा जब आपको बेसिक एकदम क्लियर होगा। तो ये इतना तो समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल में। नहीं, थोड़ा सा अच्छा, रेशनल नंबर के बारे में, जो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल नंबर। 2 फॉर्म होती है, एक तो P अपॉन Q के फॉर्म में नहीं होगा, यानी जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। ठीक है ना, अब जैसे √2 है, इनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं आएगा, √3 है, इसका भी नहीं आएगा, √4 है, आ जाएगा, √4 का क्या हो जाएगा, 2 कंफ्यूज इसी में होता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो √4 क्या होगा, रेशनल में आ जाएगा। ठीक है, √4 का स्क्वायर रूट क्या आ जाता है, 2, और 2 किस में आता है, नेचुरल नंबर में भी आता है, होल नंबर में।
और जितने नेचुरल नंबर होल नंबर होते हैं किस में आता है, रेशनल नंबर में। समझ गए। तो √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया, ये सब जितने भी नंबर होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकला। अच्छा, दूसरी फॉर्म क्या होती है, मान लीजिए 1.10, 100, 100, 140, ठीक है ना, ऐसे कई नंबर हम लिख सकते हैं। मान लीजिए 2 लिख रहे हैं, 2.13, 133, 1333, ये जो 3 बार बार आता है तो नंबर तो चेंज ही हो रहा है ना, पहले 3 था, फिर 33 हो गया, फिर 333 हो गया, ठीक है ना, फिर 3333 हो जाएगा। ये इस टाइप के जितने भी नंबर होते हैं, एक तो स्क्वायर रूट परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होना चाहिए, दूसरी फॉर्म ये होगी। तो ये नंबर जो आते हैं किस में क्या कहलाते हैं, इस टाइप के नंबर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है डेसिमल। ये आपके दो टाइप के बस होते हैं, इसमें ज़्यादा झंझट नहीं है आपकी, बस दो तरीके होते हैं। रेशनल की कई ब्रांचेस हो जाती हैं, ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया रियल नंबर। अब जो आपको पढ़ना है, मेन टॉपिक क्या पढ़ना है, पहला तो है फंडामेंटल थ्योरम, जो 10th क्लास में है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। पढ़े, नाम सुने कि नहीं सुने हैं भाई? ये हाँ हो तो आप लोग ये सब पढ़ चुके होंगे, हमें उम्मीद है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इसमें क्या होता है, क्या होता है बताइए। अब 10th का आ गया आपका, ठीक है। अभी तो बेसिक बता रहे थे कि ये चीज़ आपको मालूम होना चाहिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। कौन बताएगा? अच्छा, ये चलो उससे पहले हम ये पूछते हैं कि कोई ये बताए, नेचुरल नंबर सब जान गए, होल नंबर, ऑड नंबर भी जानते होंगे, इवन नंबर भी जानते हैं, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, या कंपोजिट नंबर कह लीजिए। कम्प्लेक्स नंबर तो फिर इंटर का आ जाता है। क्या होता है कम्प्लेक्स नंबर का? या तो क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर जिनके होते हैं प्राइम फैक्टर। प्राइम नंबर जानते हैं ना, क्या होता है? 2, 3, 5, 7, 9, 11 जितने भी हैं वो प्राइम नंबर होते हैं, ठीक है ना। 9 का तो खैर नहीं होगा, प्राइम में नहीं आता है, 11 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाता है कंपोजिट नंबर। तो क्वेश्चन इसी बेस में आते हैं 10th क्लास में। अक्सर क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ है कि नंबर दे देगा इट इज कंपोजिट नंबर और नॉट, ठीक है ना। अभी बुक के भी क्वेश्चन कराएंगे और बाहर के क्वेश्चन। देखिए आपका जो अगर 10th क्लास देखा जाए तो उसमें जो है आप अगर NCERT कर लेंगे और 6-7 साल के PYQ कर लेंगे, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, तो आपके लिए इनफ है, इतना आपको कर लेंगे। लेकिन साथ में क्या है कि हमारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर होना है। कभी कभी क्या होता है, वो कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है, इसलिए कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है। और उसी में आपका नंबर 1 सीरीज से कम आ जाते हैं, ठीक है। नंबर वो भी लाते हैं जो क्वेश्चन करते हैं, लेकिन आगे वही बढ़ता है जिनका बेसिक क्लियर होता है। तो कंपोजिट क्या होता है कि मोर देन 2 फैक्टर। तो पहला कंपोजिट नंबर, फर्स्ट कंपोजिट नंबर कौन बताएगा? हैं? हाँ, फर्स्ट कंपोजिट नंबर होता है 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है ना। क्या कि इसके फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2। लेकिन बताए थे कि 1 सब का मल्टीप्लाई होता है। आप कहें साथ 2 × 2 तो 2 ही फैक्टर हुए, लेकिन 1 क्या होता है, सबके साथ है तो 1 × 2 भी लिख सकते हैं। मोर देन 2 फैक्टर हो गए कि नहीं होगा? 6 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गए, ये जितने मोर देन 2 फैक्टर्स होंगे वो कहलाते हैं कंपोजिट नंबर। समझ गए कि नहीं? तो अब हम क्या बताए थे, फंडामेंटल थ्योरम, ठीक है ना, ऑफ अरिथमेटिक। क्या होता है, यही होता है कि मोर देन 2 फैक्टर होते हैं जिसमें प्राइम नंबर, तो वो होता है, इसी को हम कहते हैं, ठीक है ना, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। समझ गए? अब देखिए, अब दूसरा आता है आपका LCM और HCF। अब ये तो मेरे ख्याल से आपको आता ही होगा, ठीक है, अभी सब शुरुआत है, ठीक है ना। तो LCM और HCF भी आता होगा, ठीक है। उसके बाद होता है एक फार्मूला भी इसमें यूज होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू LCM × HCF।
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू क्या होता है, HCF इंटू LCM। अब इसमें कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है, चाहे LCM को पहले लिख दो चाहे से, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मल्टीप्लाई का मतलब दोनों तरफ से वही आना आपका। 2 × 3 करेंगे जैसे तो वही आएगा 6, और 3 × 2 करेंगे तब भी आएगा। तो कभी कभी क्या होता है कि ये आ जाता है कि शो करिए कि ये 2 नंबर दे रखे हैं और HCF LCM भी निकालने को कहेगा, फिर कहेगा प्रूफ भी करिए ये ट्रू है। तो ट्रू किससे चेक करते हैं, जो 2 नंबर दे रखे होंगे क्या करेंगे, उनको मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो HCF LCM निकालेंगे वो भी मल्टीप्लाई कर दें, दोनों का सेम नंबर आना चाहिए। ठीक है, और कुछ क्या पढ़ा है फर्स्ट चैप्टर? हाँ, जो अगला टॉपिक है वो आता है, देखिए ये प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं कौन से, कि प्रूफ करिए कि √2 इज ए रेशनल नंबर, और हर साल आपके पेपर में आता है, हर साल आता है, 2 नंबर का या 3 नंबर का, हर साल आता है। कोई भी आप पेपर उठाइएगा तो एक आपको जरूर मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो आप ये समझिए रियल नंबर आसान चैप्टर भी है। अब बोर्ड में इसका 5 मार्क्स के आता है, इसका पहले चैप्टर से सिर्फ 5 मार्क्स का आता है। कम से कम जो सिंपल चैप्टर है इनको सिंपल ही कह सकते हैं। ठीक है ना, जो सिंपल चैप्टर हैं वो तो हमें एकदम परफेक्ट होने चाहिए। ठीक है ना, तो कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका 5 मार्क्स का बताया आपका। तो प्रूफ डेट वाले क्वेश्चन भी कराए जाएंगे। इसमें 3 टाइप के आएंगे क्वेश्चन, एक तो कंपोजिट नंबर वाले अर्थमेटिक बताया था अभी, फिर LCM HCF वाले क्वेश्चन आएंगे। अच्छा, अब बोर्ड ने कई चीज़ें हटा दी हैं। ठीक है ना, बोर्ड ने कई बस इतनी चीज़ें आएंगी, आप इन्हीं के अंदर वो पूछेगा क्वेश्चन, इससे बाहर नहीं आना। और ये तो मेरे ख्याल से बहुत आसानी से कर लेंगे इसको। कुछ एक आध क्वेश्चन होते हैं आते हैं कि जो चेंजिंग होती है, तो आप जहाँ तक 90-80% क्वेश्चन तो खुद ही सॉल्व कर लेंगे। अब फंसेंगे 20 या 10% में, वो बताए जाएंगे, पूछते जाइएगा। ठीक है ना, अब प्रूफ वाले भी कराए जाएंगे, √3 है, √2 है, √5 है, क्या है, रेशनल नंबर। अगर एक बता देंगे बाकी उसी तरह आपको करना है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन से करा जाए, बुक तो कोई लिए नहीं होगा। चलिए अब एक्सरसाइज करा दें। कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं आपको, HCF LCM, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू LCM इंटू LCM, और प्रूफ वाले क्वेश्चंस करने हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट देखिए ये कराएं ना कराएं, आप पिछले क्लासों में भी क्वेश्चन करके आए हैं। ठीक है ना, अब जैसे 140 है, कह रहा है कि इसके क्या करना है, प्राइम फैक्टर करना है। अब 140 को फैक्टर करना सब जानते होंगे, जानते हैं कि नहीं जानते, कोई करेगा बोर्ड में आके, देखो हिचकाना नहीं है। और इसलिए अभी जब कल हुआ था तो उसमें कई लोग बोल नहीं पाते हैं, तो ये मतलब नहीं कि आपकी कोई बेइज्जती नहीं है, सीखने आए हैं, नहीं भी कर पाएंगे कोई बात नहीं, करोगी, समझाया नहीं बस लगा देना, और समझा दो तो बहुत अच्छे। तो 140 का फैक्टर चलेगा। ठीक है, जब कोई आए तो उसको दिखाना बहुत ज़रूरी। आजकल क्या है, आजकल कमर्शियल है मार्केट, हर चीज़ शो करना पड़ती है। आपके पास चाहे जितनी नॉलेज हो, अगर पता नहीं चलेगा दूसरों को तो कैसे होगा। तो 2 से जाएगा 70 आ जाएगा, फिर 35, फिर 5 से चला जाएगा, फिर 7 से चला जाएगा। तो इसके फैक्टर ही निकालें, तो और कुछ इसने कहा ही नहीं है। इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा, 140 के फैक्टर क्या आ जाएंगे, 2 × 5 × 7। ठीक है, अब ये कर लेंगे ना सब लोग, कोई दिक्कत इन वाले क्वेश्चन में किसी को नहीं होगी मेरे ख्याल से। ठीक है ना, फिर दूसरे में कह रहा है कि फाइंड LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग पेयर इंटीजर एंड वेरीफाई LCM × HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2। अभी जो बताए थे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इक्वल टू क्या होता है, LCM इंटू HCF। अब कह रहा है कि 2 नंबर दे रखे हैं और आपको उसमें चेक करना है कि ये जो फार्मूला आपको बताए हैं क्या ये सही है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, वेरीफाई करना है। प्राइम फैक्टर वाले सारे क्वेश्चन आप कर लेंगे, इसलिए छोड़ दे रहे हैं इसको। ठीक है, अब दूसरे क्वेश्चन में फार्मूला क्या है बच्चों, बताए थे अभी,
द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल टू HCF इंटू HCM। ठीक है, पहला दे रखा है 26 और 91, पहला ये दे रखा है। अब देखिए प्राइम फैक्टर तो करने ही पड़ेंगे सबके, चाहे हम LCM निकालें चाहे LCM निकालें, चाहे HCF निकालें चाहे LCM निकालें। अब 26 का फैक्टर आपको आता है 13, फिर 91 का किसकी टेबल में आता है 13। तो HCF क्या हो जाएगा बेटा, HCF क्या हो जाएगा, अब डायरेक्ट यहीं से निकाल दें कि दोबारा लेके टाइम निकल जाएगा। अब HCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन आता है, जो दोनों में कॉमन आता है। क्या कॉमन है यहाँ पे 13 कॉमन है ना, तो HCF क्या हो जाएगा यहाँ पे 13। और LCM क्या होता है, देखिए LCM और HCF में क्या फ़र्क होता है। HCF में आया होता है कि जो कॉमन होता है वो लेते हैं, यानी छोटी पावर को लेते हैं, यानी जो कॉमन नंबर होता है उसकी जो छोटी पावर होती है उसी को लेते हैं। अब यहाँ के क्योंकि क्या है कि दोनों में 13 की पावर 1 ही है, तो इसलिए 13 आ गया। मान लो एक में 13 पावर 2 होता और एक में 13, तब भी HCF में क्या होता है 13, छोटी पावर हमेशा ली जाती है। HCF में क्या करते हैं कि छोटी पावर हमेशा ली जाती है, और LCM में क्या होता है कि हमेशा बड़ी पावर को लिखते हैं, लेकिन जो बचता है उसको भी लिख देते हैं, कुछ बचना नहीं चाहिए, कहते नहीं सब लिया बटोर के, कुछ ना बचना चाहिए। तो जब LCM निकालेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, अब जो कॉमन है वो तो लिखना ही लिखना है। अब क्या बचा 2 और 7 और बचे कि नहीं बचे। अब इनका मल्टीप्लाई तो कर ही लेंगे, कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, अब मल्टीप्लाई कर लेंगे, करिए जल्दी से फटाफट करिए। वन 182 आ गया, गुड। देखिए मल्टीप्लाई इसलिए भी कराना है, स्पीड बहुत फास्ट होनी चाहिए आपकी। होता क्या है कि एग्ज़ाम में हमें सब कुछ आता है, क्या होता है जब पेपर हो जाता है, अरे ये तो बन रहा था छूट गया, टाइम नहीं था। तो टाइम तो सबको 3 ही घंटे मिलते हैं, उसी में सब टॉपर भी आ जाते हैं, उसमें कम नंबर वाले भी आ जाते हैं, और कुछ फेल भी हो जाते हैं। तो नंबर टाइम तो उतना ही मिला, तो स्पीड आने के बाद स्पीड बढ़ाइए, पहले सीखिए, ये नहीं कि पहले से स्पीड बढ़ाने लगे। जैसे कोई गाड़ी सीखी जाती है तो ऐसा तो नहीं है हमारे 100 की स्पीड मार दी है बस। तो तेज़ चलाना किसी या कोई भी चीज़ हो नहीं है कि पहले नॉलेज उसके बारे में होना चाहिए, सीख जाए फिर आप स्पीड बढ़ाइए, कंट्रोलिंग होनी चाहिए हर चीज़ में। तो ये आ जाए आपका, ठीक है, ये आ गया LCM। अब क्या बताए थे फार्मूले में, इसमें रख दीजिए, क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या हो जाएगा, पहला नंबर है 26 और दूसरा नंबर, फिर क्या है आपका HCF था 13 और 182। अब इसका मल्टीप्लाई और इनका मल्टीप्लाई सेम आना चाहिए, समझ गए, तो वेरीफाई हो जाएगा। आप देखिए चेक करिए, टू थ्री सिक्स सिक्स सबका आ गया 2366, वेरीफाई हो गया। ठीक है, नीचे लेंगे वेरीफाई हो गया कि नहीं होगा। तो इसी तरह बाकी कर लेंगे आप। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द LCM एंड HCF। लिखिए, लिखना क्या है क्वेश्चन, बुक तो सबके पास होगी, NCERT की है बुक सबके पास नहीं है। देखिए NCERT होना ज़रूरी है, क्योंकि NCERT में सबसे अच्छा बेसिक कॉन्सेप्ट NCERT बुक से अच्छा कहीं नहीं मिलेगा आपको, इसलिए बड़े बड़े जो भी कंपटीशन होते हैं NCERT बेस पे ये क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखिएगा। लिख लीजिए क्वेश्चन, लिख लीजिए, फाइंड द LCM एंड HCF। फाइंड द LCM एंड HCF of the following integers by applying the prime factorization method. By applying the prime factorization method. पहला क्वेश्चन है 12 दे रखा है, 15 दे रखा है फर्स्ट पार्ट, एंड 21, 12, 15 एंड 21। तो दोनों निकालना है, LCM भी निकालना है, और निकालिए जल्दी, हम निकाल लेंगे, मालूम है हमें।
HCF 3 आ गया। और LCM, LCM 420। हाँ ठीक है, सब कह रहा है। ठीक, कोई है जो ना देखे, कोई भी हो पूछ सकता है अगर ना बने। बन गया, चलिए ठीक है। चलिए फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया ना सब। अब आगे देखिए, दो और कई पार्ट्स है, आप एक लगा लिए इसका मतलब आप लगाना आता है, इसलिए आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट ACF 306 657 equal to 9. Find LCM 306 657. देखिए दो नंबर मालूम है आपको, और क्या मालूम है? HCF क्या निकाल लेंगे, फार्मूले में रख देंगे सीधे और आ जाएगा। समझ गए? चलिए रखिए। LCM को x माने ले रहे हैं, क्यों LCM लिख रहे हैं, ठीक है, इसको x माने ले रहे हैं, तो x इक्वल टू आ जाएगा 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से ये कैंसिल हो जाएगा, 9 7 जो क्या होगा 73 आ जाएगा। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 360। आ गया? चलिए इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं कौन लगा पाता है। अब जो है डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, उसी में बच्चे रुक जाते हैं। ठीक है, देखिए चेक वेदल 6 की पावर n, चेक वेदल 6 की पावर n कैन एंड END कैन एंड विद द डिजिट 0 for any natural number n। चलिए करिए, ये करने में प्रॉब्लम आ गई, मुझे पता था, अब आया आप लोग का क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन अगर आ गया, आएंगे भी, आते हैं एग्ज़ाम में, वही कराया जाएगा। ठीक है ना, बताइए कैसे करेंगे। देखिए आपको ये मालूम है कि अगर कह रहा है कि लास्ट डिजिट में क्या आना चाहिए, एंड यानी लास्ट जो होगा, यानी यूनिट होता है जो, उसमें क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। और क्या दे रखा है, 6 की पावर n दे रखा है। और क्या है, n क्या है यहाँ पे, n क्या है, नेचुरल नंबर। तो अगर n इक्वल टू हम कुछ भी लें, 1 लें, 2 लें, 3 लें, मान लीजिए कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3, तो ज़्यादा नंबर ले लें, कुछ ही नंबर लेंगे, उससे पता चल जाएगा। अब ये अगर 1 2 3 है तो 6 की पावर क्या हो जाएगा, तो ये 6 आएगा, इसका फैक्टर क्या आएगा, 3 आएगा। अगर 6 की पावर 2 ले लें, क्या आएगा, 6 की पावर 36 हो जाएगा ये, और इसका फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 आ जाएगा। अब इसी तरह चाहे जितना हम लें, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फैक्टर 0 कब लास्ट में हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो और 5 से भी डिवाइड हो। 0 लास्ट में जब होता है तो वो नंबर क्या होता है, 2 से भी डिवाइजेबल होता है और 5 से भी डिवाइड। तो क्या लिखेंगे, देखिए द फैक्टर ऑफ 6 लिख लीजिए, द फैक्टर ऑफ 6
द फैक्टर ऑफ 6 क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3, होगा कि नहीं होगा? कोई भी अगर हम पावर कुछ भी लें तो वही आएगा 2 3 आएगा और भी कुछ हो, लेकिन 2 और 5 दोनों नहीं आ रहा है। क्या आना चाहिए? 2 भी आना चाहिए फैक्टर और 5 भी आना चाहिए। तो 2 and 3 तो लिख दिए देयर इज़ नो इट दिस नंबर इज़ नॉट डिवाइजेबल बाई 5। 2 से तो हो रहा है लेकिन 5 से ओनली डिवाइजेबल बाई 2। आगे लिखिए ओनली डिवाइजेबल बाई 2। So there is no natural number. So there is no natural number n small n. So there is no natural number n for which 6 की पावर n। समझ गए? यानी n में 0 कब आता है? 2 से भी डिवाइजेबल होना चाहिए और 5 से भी होना चाहिए। यहाँ 2 से तो हो रहा है लेकिन 5 से नहीं हो रहा, ठीक है ना? ऐसे अगर मान लो कुछ भी नंबर हो, अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप डिजिट चेंज हो सकता है, आपको यही थ्योरी लिख देनी है। 2 और 5 डिवाइजेबल होना चाहिए, नहीं है तो लिख देंगे नो। 2 है तो डिवाइजेबल बाई 2 बट नॉट डिवाइजेबल बाई 5, सो इट इज़ नॉट है, ठीक है? ये सब लिख के अब मान लीजिए 4 की पावर n होता तब भी यही करते भाई। इसमें क्या आते फैक्टर 2 × 2, अब 4 का स्क्वायर करेंगे तब भी 2 × 2 आ जाएगा, आगे कि नहीं आएगा? इस टाइप के क्वेश्चन है, ये सब दिखा के। अब हम इसमें चाहे जितने भी ले लें 6.3 ले लें 0.4 ले लें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, टाइम ज़्यादा नहीं लगाना, 2 दिखाइए बस बाकी सब लिख दीजिए, ठीक है? चलिए ये तो हो गया, यही हमें लग रहा था इसी में आप रुकेंगे और इसी में आगे रुक गए, ठीक है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्सप्लेन वाई explain why 7 multiply 11 multiply 13 plus 13 and 6 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर्स। आर कंपोजिट नंबर बताएं अभी कंपोजिट नंबर के बारे में। आर कंपोजिट नंबर आर कंपोजिट नंबर तो देखिए एक एक करके लेंगे उसको। पहले क्या लेंगे 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 और प्लस 13। अब आपको दिख ही रहा होगा कि 13 कॉमन है, क्योंकि प्लस माइनस वो भी हो, यहाँ पे प्लस है तो 13 यहाँ भी है 13 इधर भी है, तो 13 कॉमन आ जाएगा। 13 जब कॉमन आ जाए क्या आ जाएगा 7 × 11 और प्लस 1 आ जाएगा। 13 तो बाहर हो गया ना, अब 1 सबके साथ रहता है तो 1 तो रहेगा ही रहेगा। अब कितना आ जाएगा ये 13 × 78। तो 78 का फैक्टर किसका होता है? 13 का टेबल बताओ, नहीं आती? बताओ। हाँ 13 और ये आ गया। अब आप देख रहे हैं कि ये मोर देन 2 फैक्टर है, तो लिख देंगे देयर इज मोर देन 2 फैक्टर। लिख लीजिएगा नीचे देयर इज मोर देन 2 फैक्टर। देयर इज more than 2 factor. There is more than 2 factor, so it is composite number। हो गया। इसी तरह ये दूसरा भी करना है, इसी तरह इसमें भी करना है। कंपोजिट समझ गए, मोर देन 2 फैक्टर कंपोजिट हो गया आपका। अब इसमें क्या होगा, इस वाले में क्या कॉमन आएगा 5 कॉमन हो जाएगा, तो 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस 1। अब इनको मल्टीप्लाई करिए जल्दी से। मल्टीप्लाई आप ही करेंगे, ये हम नहीं करेंगे।
स्पीड भी बढ़ेगी आपकी। आ गया, कर लेंगे ना, समझना जरूरी, उसके बाद अपने आप खुद ही करेंगे आप। इसका मल्टीप्लाई कितना आया था, कितना 169, कितना 1808 और +1, तो 5 × हो जाएगा 1809 हो जाएगा। कितना ज़्यादा आ रहा है, मैं देखें कॉपी देखो क्या मल्टीप्लाई है, देखें किया 1008 आएगा भाई, इतना ज़्यादा कहाँ से आ जाएगा, 1008, हाँ +1 यही आएगा, समझ में आ गया, 1008 +1, तो ये कितना आ जाएगा 1009 आ जाएगा। तो यहाँ भी लिख देंगे मोर देन 2 फैक्टर, यही लिख देंगे देयर इज मोर देन 2 फैक्टर, सो इट इज़ ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का और वर्ड प्रॉब्लम के बेस पे है। कह रहा है कि देयर इज ए सर्कुलर पाथ, एक सर्कुलर पाथ दे रखा है अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड के लिए। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया टाइम ले रही है कितना, 18 मिनट्स का। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और उसी राउंड को लगाने के लिए रवि ले रहा है 12 मिनट का टाइम ले रहा है। कह रहा है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन भी है सेम टाइम भी है, दोनों मान ली दौड़ना शुरू किए एक ही समय में, तो दोनों की स्पीड क्या है, अलग अलग स्पीड कम ज़्यादा है क्योंकि टाइम अलग अलग लग रहा है। भाई जिसकी स्पीड ज़्यादा हो टाइम कम लेगा, ठीक है, और जिसकी स्पीड धीमी हो टाइम ज़्यादा लेगा। सेम आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग, तो कह रहा है कि दोनों कितने मिनट बाद उसी जहाँ से स्टार्ट किए थे वहाँ पे कब दोनों पहुँचेंगे। देखिए इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, कि बैल इतने टाइम लगी फिर इतना बचे तो अगली बैल कब लगेगी, तो इन सब क्वेश्चनों में हमें एलसीएम निकालना है। ठीक है, तो 2 नंबर आपके दे रखे हैं, कौन कौन से, 18 दे रखा है और 12। अब दोनों का आप निकाल लीजिएगा एलसीएम, और जो एलसीएम आएगा उसको देखिएगा कि टाइम में आएगा। अगर 60 से ज़्यादा है, 60 से आंसर ज़्यादा होगा, ठीक है ना, किसमें आंसर आएगा वो अभी मिनट में आएगा, ध्यान रखा कि नहीं, हाँ मिनट में आएगा। अगर 60 ज़्यादा है तो डिवाइड कर दीजिए 60 से, तो आवर्स में चेंज हो जाएगा। अब देखिए, अब बुक आपको एग्ज़ाम में बुक नहीं पता होगी कि आंसर आवर्स में है या मिनट में है, वो आप उतना भी कर देंगे नंबर आपको मिलेंगे। समझ गए कि नहीं, ये ना तो आंसर तो इसलिए दे रखा है, आंसर माने नहीं रखता, आपका मेथड माने रखता है। ठीक है, अब ये जो बैठी ये भी बहुत कमज़ोर थी मैथ में, पूछो इसे हम पढ़ा है, ये बहुत कमज़ोर थी शुरू में, लेकिन इसने काफ़ी कवर किया है, बहुत कवर किया इसने, बहुत मेहनत की है। शुरू में इसे मैथ से डर लगता था, तो मैंने कहा बच्चे सब पढ़ने में ठीक ठाक हैं, इस बार का बैच तो मुझे ठीक लग रहा है। ठीक है, और ऐसी ही हर चैप्टर में मेहनत आपको करनी है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया, निकाल लेंगे इसको। चलिए फिर कल मिलते हैं आपसे।